हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का तीसरा चैप्टर। और तीसरे चैप्टर में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे दी डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। दोस्तों अगर देखें तो थोड़ा सा कि साइंस का तीसरा चैप्टर दोस्तों आपका उसका नाम है कि जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, ये मानव का पाचन तंत्र या मानव पाचन अंग आता है। इसी के अंतर्गत हम इसको दोस्तों पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसको, अपने चैप्टर को पढ़ना। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो अगर देखा जाए पाचन किसे कहते हैं, ठीक, सबसे पहले आपका आया पाचन, मतलब डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको समझते हैं दोस्तों। डाइजेशन मतलब क्या होता है कि बड़े पार्टिकल्स, ये आपके बड़े पार्टिकल्स हो गए क्या, किसके? भोजन के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। मतलब आप भोजन खाते हैं तो बड़े पार्टिकल उसको क्या करते हैं? छोटे पार्टिकल्स में जो करते हैं, ठीक, छोटे पार्टिकल्स में करने की टोटल प्रक्रिया को या जटिल कार्बनिक यौगिकों को थोड़ा सा सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो डाइजेशन की ये डिफिनेशन होती है। अब देखिए दोस्तों कि डाइजेशन में जितने भी अंग हमारे होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन काम करते हैं, वो सभी को मिला करके हमारा क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आपका डाइजेशन की होती है, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डाइजेशन किसे कहते हैं? कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर देखा जाए तो आपको पता होगा, इतना आप बेसिक जानते हैं कि आप खाना खाते हैं मुंह से, ठीक है, यहाँ से खाना खाते हैं और खाना इस नली से होते हुए आपका यहाँ से होते हुए यहाँ पर आता है और यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे घूम करके फिर यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाता है एनस से। ठीक, तो ये आपकी एक नली समान दिख रहा है संरचना। इस नली को दोस्तों कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं दोस्तों? आहार नाल कहते हैं इसको, हम कहते हैं आहार नाल। समझ में आया यहाँ तक? इस नली को क्या कहते हैं दोस्तों? इस नली को आहार नाल, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए इस एलिमेंट्री कैनाल की जो क्या होती है संरचना, विभिन्न कार्यों के अनुसार ये कहीं पर मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका देखा जाए तो कुछ अलग टाइप का दिख रहा है, लेकिन इतना देखा जाए तो पतला दिख रहा है। यहाँ देखिए मोटा हो गया, यहाँ फिर कुंडलित नुमा हो गया, यहाँ फिर पतला मोटा, मतलब इसका कार्य के अनुसार इसकी कहीं पर मोटाई ज़्यादा होती है, कहीं पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है या कहीं पर कम होती है। क्या होती है दोस्तों? इसकी कार्य के अनुसार सभी अलग अलग भागों में इसको बांट दिया जाता है। तो अगर देखा जाए आपका आहार नाल क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई कितना होता है दोस्तों? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, तो लगभग 9 मीटर के आसपास होता है। अब पूछेंगे सर 9 मीटर तो होता है मीटर में, हमको आप मीटर में नहीं, हमको आप बताइए फीट में कितना होता है? कितना? फीट में। तो फीट में दोस्तों आपका होता है 32 से लेकर के 33 फीट तक लगभग। दोस्तों ये लगभग की वैल्यू है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। समझ में आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? आपका 32 से 33 फीट के आसपास या लगभग 9 मीटर होती है। अब देखिए इसकी संरचना इसके अंगों के कार्यों के अनुसार जो है इसको कई भागों में बांट दिया जाता है। क्या? इसके जो है कार्य, जैसे इसके कार्य अलग अलग कार्यों के अनुसार इसको कई भागों में बांटा जाता है। जैसे ऊपर वाले भाग को देखिए दोस्तों, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? बकल कैविटी या मुख्य गुहा कहते हैं या मुख्य कपाट कहते हैं। ठीक, और
यहाँ से देखिए इसके नीचे वाले पार्ट को, यहाँ को, इसको कहते हैं इसोफेगस। थोड़ा सा दोस्तों हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, थोड़ा सा ये बड़ा कर लेते हैं। हाँ अब देखिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ये। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम कहेंगे इसोफेगस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ये जो आपका दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं स्टमक या आमाशय। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से जो पार्ट ऐसे लगता है, ये मोटी वाली जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं, पूरा नहीं दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक हम कहते हैं क्या, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, इसके बाद इधर आकर के लास्ट में यहाँ हो जाता है आपका रेक्टम, यहाँ पर हो जाता है रेक्टम, और लास्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, एनस। ठीक, समझ में आया कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट में डिवाइड है, आप गिनिए खुद। पहला पार्ट हमारा हो जाए क्या, बकल कैविटी जिसको कहते हैं मुख गुहा। दूसरा हमारा होता है क्या होता है दोस्तों, इसको ग्रास नली। ठीक है, या हमारा क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम ईसोफेगस। ठीक, आगे देखिए ये हमारा होता है स्टमक। ठीक है, इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इतने पार्टों में ये हमारा डिवाइड होता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए कि पाचन नाल देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम जूम करते हैं आपको। यहाँ जो आपका नोट्स है यहाँ आपको दिखेगा, ध्यान अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या है कि यह लगभग 9 मीटर लंबी होती है, हम आपको बता चुके हैं। यह देखिए मुंह से आरंभ होकर मलद्वार पर समाप्त होती, बिल्कुल बता चुके हैं। देखिए इसके विभिन्न भागों की बनावट, आकृति एवं आकार उनके कार्यों के अनुरूप होती है। मतलब जो भाग चौड़ा होगा उसका कुछ कार्य अलग होगा, जो भाग पतला होगा उसका कार्य अलग होगा। ठीक, आगे देखिए इसके कितने भाग होते हैं, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या है, पहला आपका है मुंह, दांत, लार ग्रंथियां तथा जिह्वा, इसी को हम कहते हैं दोस्तों मुख गुहा। ठीक, बकल कैविटी। आगे देखिए ग्रसनी या ग्रास नली, जिसको कहते हैं इसोफेगस। आगे देखिए आमाशय, जिसको कहते हैं आप स्टमक। इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत हो गया, और इसके बाद गुदा। तो कितने भागों में बांटा गया पाचन नाल को, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और इसके आगे बताएंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ तक आप आपको समझ में आ गया कि कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया, याद हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा दोस्तों और देखिए, थोड़ा सा क्या देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, कभी कभी लंबाई पूछा जाता है, इसकी लंबाई दोस्तों आपसे कहा जाता है तो 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है, इसोफेगस की लंबाई। ठीक, आगे देखिए आपसे पूछा जाता है कि इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है, क्या ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से 6 मीटर के आसपास होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब 6 मीटर के लगभग आसपास होती है। ठीक, 6 मीटर लगभग होती है, और ये लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। तो ये लगभग आपका मान लीजिए 6 मीटर वो हो गई, और 1.5 मीटर ये हो गई, लगभग 7.5 मीटर आपका यही हो जाता है। ठीक दोस्तों, और आगे जो हमारा इधर रेक्टम हो जाता है, और इधर जाकर के ये हमारा जो है आमाशय हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लगभग, और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। दोस्तों इसी के आसपास वैल्यू हो सकता है आपको 6 से 6.5 मीटर दे दिया जाए, लेकिन ये हमारा लगभग वैल्यू इतनी आती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, जब आप खाना खाते हैं, यहाँ से अब खाना खाने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ से आप भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, तो भोजन को पहले क्या करते हैं, दांतों से चबाते हैं। ठीक, उसमें लार मिलता है, जिह्वा से सब कुछ लार मिलाया जाता है, फिर ये इसोफेगस के माध्यम से अंदर जाता है। ठीक, अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमारा कहाँ आता है, आमाशय में आता है। तो जो हम खाना खाते हैं दोस्तों, उस खाना खाने की प्रक्रिया, जब हम खाना अपने मुंह से अंदर की तरफ डालते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों अंतर्ग्रहण। देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों नोट्स में आपको अंतर्ग्रहण, देखिए एक और डिटेल हमने दिया है, थोड़ा सा आपको मिलेगा। हाँ,
क्या मिलेगा दोस्तों, अंतर्ग्रहण। देखिए क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि पाचन क्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझिए, अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से इसमें देखिए क्या है कि आपने मुख से कुछ खाया तो क्या हुआ, आपका अंतर्ग्रहण मतलब आपके मुख के अंदर गया। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर आपका सलाइवा इसमें मिलता है। ठीक है, सलाइवा मिलता है। ठीक है, तो जो सलाइवा मिलाता है वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो आपने खाना अंदर खाया, उसको अंतर्ग्रहण किया गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें कुछ हमारे क्या ग्लैंड्स मिले जो कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी दोस्तों पाचन में सहायक होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आपका जो खाना था वो इस पाइप के माध्यम से अंदर आया। ठीक, और यहाँ पर आया, इसमें कहाँ आया, स्टमक में आया। ठीक है, तो आपने अंतर्ग्रहण किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हमारा शुरू हुआ क्या, जो है पाचन। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आपका मुंह में, आपने जैसे खाना खाया अंदर गया तो पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक, तो मुंह से पाचन शुरू हो गया। और कुछ पाचन आपका कहाँ पर होता है, पेट में होता है। अभी हम बताएंगे किसका पाचन आपका मुंह में होता है, किसका पाचन पेट में होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपका कुछ पाचन कहाँ पर हुआ, पेट में हुआ। इसके बाद पाचन होने के बाद क्या होता है, हमारा छोटी आंत में क्या होता है, जो विली होती है, एक विली संरचना होती है दोस्तों, उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, अवशोषण होता है। विली संरचना में क्या होती है दोस्तों, ये ऐसे संरचना होती है, जैसे मान लीजिए एक ऐसे ऐसे बनी होती है, ऐसे 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 करके होती है, इसी में खाना जाता है तो यहाँ इसके क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उसकी क्या होता है, अवशोषण बढ़ जाता है। तो क्या होता है, छोटी आंत में हमारा अवशोषण हो गया। इसके बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है और लास्ट में हमारा होता है क्या, बहिक्षेपण। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो अंतर्ग्रहण। ठीक, याद करिएगा दोस्तों, ये देखिए आपका है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, सब मिल जाएगा। देखिए अभी देखिए एक एक करके हम आपको समझाएंगे क्या क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये आपकी पाचन क्रिया में इतनी क्रियाएं होती है दोस्तों। और पाचन क्रिया के कौन कौन अंग होते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यही आपका था, मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, आंत्र, और लास्ट में क्या होता है आपका, लास्ट का आपको याद है, एनस। ठीक, तो अगुदा जिसको कहते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या हुआ था दोस्तों, जब आप खाना खा रहे थे तो आपके खाने में लार मिलाया जा रहा था, कहाँ पर, मुंह में। तो लार मिलाया जा रहा था, तो इसका मतलब कि कुछ ग्रंथियां भी हमारे शरीर में होती हैं जिनको हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां, और वहां से कुछ हमारे एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम है दोस्तों, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री में दोस्तों, जैसे कि रसायन विज्ञान में मान लीजिए क्या होते हैं, कोई भी हमारा कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ा देता है, वैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं दोस्तों, वो आपके पाचन क्रिया को बढ़ा देते हैं। और वो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, इन ग्रंथियों से निकलते हैं। कौन कौन से ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियों से निकलते हैं, यकृत से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं, और जठर ग्रंथियों से निकलते हैं। तो थोड़ा सा हम इनको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर ये आपके दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इस पहले वाले फिगर में दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए कि लार ग्रंथियां कहाँ है आपका, ये यहाँ पर आपका लार ग्रंथियां। देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहली लार ग्रंथि ये आपका यहाँ ऊपर होता है, ठीक है, ठीक है, और दूसरी लार ग्रंथि हमारा यहाँ पर होता है, और तीसरी ये हमारा यहाँ पर होता है। तो एक लार ग्रंथि हमारा कान के पास में, देखिए कान के पास में ना, एक कान के पास होती है, दूसरी जिह्वा के नीचे होती है, तीसरी हमारी कंठ के पास होती है। ठीक है, 3 ग्रंथियां हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। समझ आया। आगे देखिए यकृत में देखिए आपका यहाँ से देखिए आपका क्या होता है, ये आपका निकलता है बाइल जूस। यकृत से क्या निकलता है, बाइल जूस, जो हमारा कहाँ कलेक्ट होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर। अब देखिए यकृत से क्या निकलता है, पित्ताशय, क्या निकलता है, पित्तरस दोस्तों, क्या निकलता है, पित्तरस। और वो कहाँ एकत्रित होता है, वो एकत्रित होता है हमारा पित्ताशय में। ये देखिए आपका अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये आपका है गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं पित्ताशय, और यहाँ से निकलता है आपका पित्तरस। कहाँ से, यहाँ से निकलता है पित्तरस, इसमें होता है कलेक्ट होता है। ठीक, और इसी पेट के जस्ट पीछे, ये अमाशय के जस्ट पीछे आपका पेनक्रियाज होता है।
क्या होता है दोस्तों, पेनक्रियाज। अभी देखिए पीछे इस वाले फिगर में हो सकता है आपको दिख जाए, यहाँ देखिए हल्का सा दोस्तों दिख रहा होगा, लिखा देखो दोस्तों पेनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक। इस पेट के जस्ट पीछे, एकदम पीछे दोस्तों, इसी के जस्ट पीछे आपका पेनक्रियाज होता है। और पेनक्रियाज से हमारा क्या होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों होती है। आपसे पूछाता है कि जो हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों है, तो हमारा कौन सी ग्रंथि है, हमारा है ये पेनक्रियाज दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और देखिए ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रंथियां कितनी हो गई, कहाँ गया दोस्तों ये, हाँ। और जठर ग्रंथियां आपका बचा है, तो जठर ग्रंथियां आपका कहाँ से निकलता है, देखिए अग्ना से आपको समझ में आ गया। जठर ग्रंथियां कहाँ, ये कहाँ से कहाँ पर होती हैं, तो जठर ग्रंथियां दोस्तों आपका होता है यहाँ पर, देखिए ये जठर ग्रंथियां आपके इसमें अमाशय में होता है। ठीक, अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं और यहाँ से निकलता है जठर रस। ठीक है, यहाँ से निकलता है क्या दोस्तों, जठर रस, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, ठीक, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ तक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम खाना खाते हैं, लार उसमें मिलता है, उसके बाद शरीर में अंदर जाता है पेट में, वहाँ से जाने के बाद वहाँ से कुछ हमारे जूसेस निकलते हैं जो हमारे क्या होता है भोजन में मिलते हैं, और भोजन में मिल करके उसको और यहाँ पर पचाने का कार्य करते हैं, वहाँ इसको और यहाँ पर पचाने का, मथने का कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक, यहाँ पर मथने का काम करते हैं। फिर इसके बाद ये भोजन आगे जाता है दोस्तों, यहाँ से जाता है ड्यूडेनम, उसके आगे जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में हमारा विली के द्वारा क्या उसका अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद उसका स्वांगीकरण हो जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत में जाने के बाद वो हमारे रेक्टम में जाता है, रेक्टम में जाने के बाद एनस के द्वारा बाहर कर लिया जाता है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि माउथ है जो हमारा बकल कैविटी है, इसमें क्या होता है। ठीक, बकल कैविटी में जैसे क्या होता है, आपका दांत हो गया, जीभ हो गया, लार ग्रंथियां हो गई, तो तीनों के बारे में हम इसको जो है पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसोफेगस के बारे में दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, इसोफेगस के बारे में। ठीक, ठीक, इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक, आगे देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, और एक एक करके सभी पार्टों के बारे में दोस्तों, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक बेसिक समझ आपको अंदर बैठ गई होगी कि कैसे हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपको देखिए कि ये आपको हम बता चुके हैं, पाचन नाल के अतिरिक्त पाचन क्रियाओं में निम्नलिखित अंग का महत्वपूर्ण स्थान है। यकृत, क्योंकि हमारा वहाँ से क्या निकलता है, ये सभी क्या है कि ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं दोस्तों, एंजाइम निकलते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं कि हमारे जो भोजन की पचने की दर है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम लोग इसको आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों एक एक करके। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको शार्ट में भी ख़त्म कर सकते हैं एक दिन में। दोस्तों ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा टॉपिक है। आपको जैसा पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट वाला पार्ट ले आएँ या ना ले आएँ, और वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।